जनसत्ता संपादकीय गति 110 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला हालात को देखते हुए तो उचित नहीं है। ज़्यादातर राज्य भी परीक्षाएं कराने के पक्ष में थे। नहीं विराम। फिर विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए भी परीक्षाएं किसी जोखिम से कम नहीं होती। स्कूल प्रबंधन भी परीक्षाएं टालने की वकालत कर रहे थे। कुल मिलाकर सभी पक्ष परीक्षाओं को टालने या रद्द करने की मांग कर रहे थे और इसीलिए ही पिछले महीने 15 अप्रैल को CBSE की 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। लेकिन 12वीं की परीक्षा को लेकर तब फैसला कोई नहीं हो सका था। ऐसा संकेत था कि 12वीं की परीक्षाएं जून में करवा ली जाएंगी। 1 जून को परीक्षा की तारीख का ऐलान हुआ था। इसके लिए केंद्र ने राज्यों से सुझाव मांगे थे, पर हालात को देखते हुए ज़्यादातर राज्य इसके लिए राजी नहीं थे। इसीलिए मंगलवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में परीक्षाएं रद्द करने का फैसला हुआ, पर मामला सिर्फ CBSE की परीक्षा तक ही सीमित नहीं है। इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ICSE और गुजरात हरियाणा जैसे कुछ राज्यों के बोर्डों ने भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द करा दी। बाकी राज्य भी इस दिशा में बढ़ने की तैयारी में है। गौरतलब है कि देश महामारी की दूसरी लहर की मार झेल रहा है। ज़्यादातर राज्य भी हालात अभी भी बेकाबू हैं। सबने अपने अपने हिसाब से पूर्णबंदी करा रखी है। जून में भी हालात सामान्य होने लगेंगे, इसके कोई अवसर नज़र नहीं आ रहे। ऐसे में परीक्षाएं कैसे हो पाती? कौन जोखिम मोल लेता? जहां पहली प्राथमिकता जान बचाने की हो, वहां परीक्षा के बारे में कैसे कोई सोचे? यह बड़ा सवाल है। अकेले CBSE की 12वीं की परीक्षा में करीब 15 लाख विद्यार्थी बैठते हैं। फिर राज्यों के 12वीं के बोर्डों में भी लाखों परीक्षार्थी बैठते हैं। ऐसे में घर से परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों की भीड़ रहती और संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ जाता। परीक्षाओं के आयोजन में सबसे बड़ा जोखिम ही यह था। हालांकि CBSE और राज्य बोर्ड परीक्षा कराने के लिए कई विकल्पों की बात करते हैं। परीक्षा विभिन्न चरणों में करवाने या फिर कुछ ही विषयों की परीक्षा के विकल्प पर चर्चा चली, लेकिन महामारी के हालात में व्यवहारिक धरातल पर यह सब आसान नहीं था। फिर किसी भी बोर्ड के पास ऐसा तो कोई बंदोबस्त है नहीं कि लाखों बच्चों की ऑनलाइन परीक्षाएं करवा ली जाती। इसलिए परीक्षाएं रद्द करने से बेहतर कोई विकल्प सामने नहीं। विराम पैरा। लेकिन परीक्षा रद्द होने के साथ ही दूसरे संकट भी खड़े हो गए। अब बड़ा सवाल तो यही है कि 12वीं का नतीजा बनेगा कैसे? अभी CBSE ने इसका कोई तरीका नहीं निकाला है, लेकिन 10वीं और 12वीं के नतीजों के आधार पर आंतरिक मूल्यांकन कर नतीजा बनाने का एक सुझाव जरूर है। इसमें भी कुछ विकल्प हैं। 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा व आंतरिक मूल्यांकन से भी नतीजा बनाने की बात है, लेकिन अभी सर्वमान्य समाधान आना बाकी है। जो विद्यार्थी इन नतीजों से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें परीक्षा का विकल्प दिया जाएगा। लेकिन मुश्किल यह है कि परीक्षा को लेकर तो हालात
सामान्य होने पर ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। ऐसे में विद्यार्थी क्या करेंगे? 12वीं के बाद प्रतियोगी परीक्षाएं और कॉलेजों में दाखिल भी होने हैं। यह भी विद्यार्थियों के सामने कम समस्या नहीं होगी। ऐसे में विद्यार्थी जिन्होंने वाकई साल भर कड़ी मेहनत की और परीक्षा देने की आस लगाए बैठे थे, उनका निराश होना स्वाभाविक ही है। ऐसे विद्यार्थियों के बारे में कुछ भी सोचना जरूरी है। पैरा। पंजाब में कांग्रेस को जिस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है वह ज़्यादा गंभीर इसलिए है कि यह मुश्किल पार्टी को अपने विपक्ष या किसी अन्य दल की ओर से नहीं पेश की जा रही है, बल्कि मुख्य वजह अंदरूनी स्तर पर मतभेदों का गहराते जाना है। हालांकि यह हो गई है कि कांग्रेस को इस कलह पर काबू पाने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति गठित करनी पड़ी और संबंधित नेताओं को तलब करना पड़ा। मंगलवार को इस समिति के सामने पेश होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह कहा कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं, उससे साफ लगता है कि आपसी खींचतान में उलझा मामला अभी आसानी से नहीं सुलझने वाला है। गौरतलब है कि वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस ने समिति को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वह पंजाब में पार्टी के भीतर आपसी कलह से गहराते संकट के बीच अलग अलग पक्षों से बात करके मसले को सुलझाने की कोशिश करें। इसी क्रम में समिति के सामने पेश होने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब के लोगों को जनता ताकत सरकार के पास जाती है, वह लोगों के पास वापस आनी चाहिए। जीतेगा पंजाब और जीतेगी पंजाबियत। पैरा। जाहिर है सिद्धू यह संदेश देना चाहते हैं कि वे दरअसल पंजाब के लोगों के अधिकार का सवाल उठा रहे हैं और उनकी अपनी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच जैसी खींचतान सामने आई है, उसमें इतने ही भरोसे के साथ नहीं कहा जा सकता कि दोनों पक्षों के सवाल वास्तव में जनता के सरोकार से जुड़े हैं। मामला अब केवल सिद्धू तक सिमटा नहीं हुआ है। विधायक परगट सिंह और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुछ अन्य नेताओं ने भी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सच यह है कि पिछले कुछ समय से अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी में जिस तरह की तल्खी देखी गई है, उसमें किसी सरोकार के बजाय महत्वाकांक्षाओं का टकराव ही ज़्यादा दिखता है। यह जरूर कहा जा सकता है कि अगर पार्टी कलह का हल जल्दी नहीं निकाल सकी तो उसके बाद राज्य में जैसी राजनीतिक अस्थिरता पैदा होगी, उसका असर जनता के हित पर पड़ेगा। मगर अभी जो तस्वीर दिख रही है उससे निपटने के लिए कांग्रेस को शायद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पैरा। करीब 4 साल पहले जब सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए थे, तब शायद उन्होंने अपने लिए किसी उच्च पद की उम्मीद थी। वे पर्यटन सहित अन्य महत्वपूर्ण महकमे की जिम्मेदारी मिलने संतुष्ट नहीं थे और अमरिंदर सिंह को अपनी राह की बाधा मान रहे थे। इसी बीच अपने विरोधाभासी बयानों से उपजे मतभेदों से पैदा हालात में उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरना जारी रखा। खासतौर पर उन्होंने 2015 में बरगारी गोलीकांड के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई में ढिलाई करने का आरोप लगाया, जो सत्ता में आने के लिए कांग्रेस का एक अहम मुद्दा बन गया था। वे सारी कड़ियां कलह की वजह बन रही थी, लेकिन अब टकराव सतह पर आ चुका है। विचित्र यह है कि
किसान आंदोलन के निशाने पर भाजपा के होने का सीधा फायदा उठाती कांग्रेस फिलहाल अपना ही घर संभालने के लिए जद्दोजहद कर रही है। हालांकि किसान आंदोलन के सवालों के निशाने पर राज्य सरकार भी रही है पूर्णविराम।